हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एसिडिक स्ट्रेंथ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरीके से निकाला जाता है वैसे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन एसिड बेस पहले समझ लेते हैं। एसिड बेस में यदि मैं बात करूं तो सपोज़ मैंने एक कंपाउंड लिखा HA, और यदि ये HA डिसोसिएट होके मुझे H प्लस और A माइनस सप्लाई करता है। अब चूंकि ये एच प्लस सप्लाई किया, इसलिए इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एच ए को हम बोलेंगे एसिड, बिकॉज एच ए इज ए सोर्स ऑफ एच प्लस। लेकिन ये भी कंफर्म है कि ये जो ए माइनस है वो एच प्लस से रिएक्ट करके वापस एच ए बना सकता है। तो एनी कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद एच प्लस इज ए कॉल्ड बेस। इसका मतलब ए माइनस क्या हुआ, ए माइनस हुआ बेस। क्लियर है। तो जो एच प्लस सप्लाई करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिड, और जो एच प्लस से रिएक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस। अब यदि मैं इनको रिलेट करता हूं तो ये जो A माइनस है ये कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। ये कहलाएगा क्या, कॉन्जुगेट बेस। और किसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA। तो यहां पर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हमें यदि कभी कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ा तो हम किस तरीके से कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। तो क्या है प्रोसेस, रिमूव H प्लस एंड इंट्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज एट रिमेनिंग पोर्शन, यू विल गेट व्हाट, कॉन्जुगेट बेस। तो यदि मुझे HA से कॉन्जुगेट बेस बनाना था तो मैंने क्या किया, H प्लस रिमूव किया और रिमेनिंग पे A माइनस बना दिया, तो क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। और यदि मैं रिलेट करूं तो ये जो कहलाएगा ना HA, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन किसका, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ A माइनस। तो यहां पर फिर नई बात ये डिसाइड करते हैं कि यदि हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, A माइनस से HA कैसे बना, हम H प्लस से रिएक्ट कराएंगे और जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। क्लियर है बात। अब थोड़ा सा यदि मैं और स्टेटमेंट्स आगे बढ़ाऊं तो यदि मैं इस HA को स्ट्रॉन्ग बोलता हूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब कि वो H प्लस ज़्यादा सप्लाई करेगा, और यदि H प्लस ज़्यादा सप्लाई करेगा इसका मतलब H प्लस का अमाउंट मुझे ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब A माइनस H प्लस से रिएक्ट नहीं करेगा। देखो, A माइनस यदि H प्लस से रिएक्ट किया तो H प्लस का अमाउंट कम कर देगा ना। तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है, इसका मतलब A माइनस रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये बेस कैसा हुआ, ये बेस हुआ वीक, ये वीक बेस हुआ। और फिजिकल में बोलते भी हैं कॉन्जुगेट्स का स्ट्रेंथ हमेशा अपोजिट मानते हैं, हमेशा तो नहीं लेकिन हाँ 99% केसेस में तो हम अपोजिट मानते हैं। तो यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस कैसा रहेगा, वीक। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वीक एसिड लेते तो कॉन्जुगेट बेस कैसा बनता, कॉन्जुगेट बेस बनता है स्ट्रॉन्ग। क्लियर है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वो H प्लस ज़्यादा सप्लाई करेगा। अब यदि मैं पुराने रिजल्ट्स को यूज़ करता हूँ और यदि मुझे ये मालूम है पहले से कि यदि किसी कंपाउंड का रिएक्टिविटी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्हाट, स्टेबिलिटी। तो यदि मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्टिविटी ज़्यादा समझ आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा H प्लस सप्लाई करेगा, ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो उसका स्टेबिलिटी मुझे कैसा बोलना पड़ेगा, मुझे उसका स्टेबिलिटी बोलना पड़ेगा कम। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अनस्टेबल। तो स्ट्रॉन्ग को मैं अनस्टेबल लिख रहा हूँ, वीक को मैं क्या लिख रहा हूँ, स्टेबल। और रीजन क्या है, रीजन ये लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। तो जहां पर वीक है इसका मतलब उसको मैं क्या लिख दूं, स्टेबल लिख दूं। और जहां पे स्ट्रांग लिखा हुआ है इसका मतलब मैं वहां पे क्या लिख दूं, मैं वहां पे लिख देता हूं अनस्टेबल। ठीक। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाता है, रुको हम फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कितने तरीके से आएगा। तो देखो पहला मेथड, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख सकता हूँ क्या देखकर कि यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस वीक लिखा है इसलिए मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखूँ, पहला मेथड। सेकेंड मेथड कि यहाँ पर ये कंपाउंड कैसा लिखा हुआ है, अनस्टेबल, तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख दूँ। या मैं क्या देखूँ कि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस लिखा है स्टेबल। इन तीन तरीके से देखकर मैं यहाँ पर क्या फिल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिल कर सकता हूँ। इसका मतलब जो रिजल्ट बन रहे हैं, हम फाइनल रिजल्ट्स पे आते हैं और फाइनल रिजल्ट बना ये। ठीक, फाइनल रिजल्ट पढ़ के देखें एक बार, जो हमने देखा अभी वही कि एनी कंपाउंड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन कंपाउंड इज अनस्टेबल। तो ये बोला था ना जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, व्हेन कंपाउंड इज अनस्टेबल, तो भी मैं उसको स्ट्रॉन्ग बता सकता हूँ। सेकंड क्या लिखा है, व्हेन कॉन्जुगेट बेस ऑफ द कंपाउंड इज ए वीक बेस, तो यदि कॉन्जुगेट बेस वीक रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बोल सकता हूँ मैं। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो हम अपने सिलेबस में सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्वेश्चन में, वो ये थर्ड है। व्हेन कॉन्जुगेट बेस ऑफ द कंपाउंड इज कैसा कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड।
ठीक, इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है, जो हम आगे क्वेश्चंस में ट्राई करते हैं, वो ये कि किसी भी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक, सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिजल्ट ये रहा। मतलब क्वेश्चन करने के लिए आइडिया क्या है, यदि मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा। और कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं, H+ रिमूव करो, A- बनाओ, और हमें उस एनाइन का स्टेबिलिटी देखना होता है। और चूंकि कॉन्जुगेट बेस एनाइन है, इसका मतलब वो एनाइन का स्टेबिलिटी का रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। और एनाइन की स्टेबिलिटी का रिजल्ट जीओसी में ये था कि ERG मेक्स द एनाइन अनस्टेबल, ReWG मेक्स द एनाइन मोर स्टेबल। तो हम कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी आराम से बता सकते हैं। और यदि मुझे कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी मालूम चल जाएगा तो मैं बहुत आसानी से एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लगा लूंगा। क्लियर है। अब जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं, तब एसिडिक स्ट्रेंथ का पता लगाने के टाइम पर कुछ बेसिक टर्म्स यूज करते हैं। पहले मैं वो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर हम मेथड पे डायरेक्ट जंप करते हैं। ठीक, अब जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं तब जरा इन बातों पे गौर करना। हमने जो लिखा हुआ है कि यदि किसी कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा तो उसका Ka वैल्यू ज़्यादा रहेगा। ये Ka क्या है, Ka होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिडिक बिहेवियर। फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो, यदि Ka ज़्यादा रहेगा तो pKa कैसा रहेगा, pKa रहेगा कम। pKa का मतलब क्या होता है, pKa का मतलब होता है -log Ka। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, वैल्यूज़ को ईजी करने के लिए बनाया गया था। फिर Kb बेसिक नेचर के लिए है, और जिस कंपाउंड का एसिडिक नेचर ज़्यादा रहेगा, कॉमन सेंस है कि उसका बेसिक नेचर रहेगा कम। तो यदि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा तो बेसिक बिहेवियर वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट भी रहेगा कम, और pKb रहेगा ज़्यादा, और pH वैल्यू रहेगा कम। 7 पे pH वैल्यू न्यूट्रल, और 7 से जैसे जैसे नीचे आएंगे एसिड स्ट्रांग होता जाएगा, और एसिड स्ट्रांग होता जाएगा तो pH वैल्यू कैसा होता जाएगा, pH वैल्यू होता जाएगा कम। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है। हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछें, हो सकता है Ka का ऑर्डर पूछें, हो सकता है Kb, pKb या pH का पूछें। मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर निकालने के बाद उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस में ये यूज करना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस ट्राई कैसे करते हैं, उनके मेथड्स पे आते हैं। ठीक, तो जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स फॉर क्वेश्चंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करने के लिए हमें किन, ये आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली मुझे यही बताता ना, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो हमें सबसे पहला क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्व एटम्स। जब हम एटम्स ऑब्जर्व करेंगे गिवन सारे कंपाउंड में, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, या तो एटम सब में लगभग एक ही टाइप का रहेगा या तो डिफरेंट रहेगा। ठीक, तो मैं केस 1 लेता हूं, और केस 1 में लिख रहा हूं व्हेन एटम्स आर डिफरेंट इन ऑल कंपाउंड्स। मतलब गिवन कंपाउंड में यदि एटम्स डिफरेंट हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी रूल लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। क्यों, ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का रहेगा इनऑर्गेनिक का। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, यूज पीरियोडिक टेबल। हमें पीरियोडिक टेबल यूज करना पड़ेगा, और पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट हमें लगाना पड़ेगा। और पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट क्या है, पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट है ये। पीरियोडिक टेबल का यदि मैं अरेंजमेंट बनाता हूं, तो पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट में यहां पर देखो, यहां पे यदि मैं अरेंजमेंट लिखूं तो यहां पे क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, फिर हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप का अरेंजमेंट है। ठीक, यहाँ पर यदि मैं लिखूँ तो फॉस्फोरस है, यहाँ पे सल्फर है, और भी हम फिल कर सकते हैं। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे एटम्स फिल कर चुके हैं। ठीक, अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट ये बोलता है कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिसाइडिंग फैक्टर। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर देखते हैं। तो देखो लेफ्ट टू राइट में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अटैच्ड एच ऑल्सो इंक्रीजेज। क्यों, क्योंकि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा रहेगा तो एच पे आने वाला डेल्टा प्लस ज़्यादा अमाउंट में आएगा।
हम कॉन्जुगेट बेस बनाकर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक, तो जरा 1 मिनट रुको, मैं इसके लिए एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। सपोज मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा और एग्जाम्पल में मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करना है और एसिडिक स्ट्रेंथ मुझे डिस्कस करना है H2 NH3 और HF में कन्वर्ट कर लूँ मैं ऐसा। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। यदि मैं ये थ्योरी डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो मुझे मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो फ्लोरीन राइट मोस्ट है, इसका मतलब HF का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, फिर H2 का रहेगा, फिर NH3 का रहेगा। लेकिन जो हमने मेथड डेवलप किया था, हमने बोला था ये कि हम क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, H हटाना पड़ेगा। तो यहाँ का कॉन्जुगेट बेस बनेगा OH माइनस, यहाँ का कॉन्जुगेट बनेगा NH2 माइनस और यहाँ का कॉन्जुगेट बेस बनेगा क्या, F माइनस। अब चूंकि मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद है तो मुझे ये भी मालूम है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, इसलिए F माइनस, देन OH माइनस, देन क्या हो जाएगा NH2 माइनस। फिर जो फाइनल रिजल्ट बनाया था वो ये कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, मतलब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा वही देखकर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना है। इसका मतलब HF मोर एसिडिक देन व्हाट, H2O मोर एसिडिक देन NH3। ठीक, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन होता है वो ये कि एसिडिक स्ट्रेंथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर डिपेंडेंट नहीं है। देखो HF में 1 हाइड्रोजन है ले और NH3 में कितना, 3। तो यदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन से एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड होता तो NH3 को ज़्यादा एसिडिक होना था ना। तो पहला इंस्ट्रक्शन ये है, नेवर डिसाइड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर है बात। और रिजल्ट देखते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है, देखो जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड आते हैं तब डिसाइडिंग फैक्टर इज व्हाट, साइज, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ध्यान से अटैच्ड H लिखा है, और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अटैच्ड H ऑल्सो इंक्रीजेज। भाई साइज से बॉन्ड लेंथ का फर्क पड़ेगा, हम बॉन्ड लेंथ से डिसाइड कर सकते हैं, हम चाहें तो चार्ज डिस्पर्शन से डिसाइड कर सकते हैं। तो यदि मैं एक एग्जाम्पल लिखूं और ग्रुप के लिए एग्जाम्पल में एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए लिखूं और मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करना है HF, HCl, HBr और HI में, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा वो क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अटैच्ड H इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज। तो हमें इस तरीके से ट्राई करना पड़ेगा। हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। हम ROH RSH में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, वो ग्रुप के अकॉर्डिंग डिसाइड, साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, केस 2। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, केस 1 लिखा था व्हेन एटम्स आर डिफरेंट। तो केस 2 क्या आएगा, केस 2 आएगा व्हेन एटम्स आर सेम। व्हेन एटम्स आर सेम। देखो सेम बोलने का मतलब नियरली सेम। एक आध कंपाउंड में यदि डिफरेंट रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि एटम्स नियरली सेम रहेगा तब, अब ये एग्जाम्पल लिखूंगे देख लेना। व्हेन एटम्स आर नियरली सेम देन इंस्ट्रक्शन ये, ऑलवेज ऑब्जर्व व्हाट, ऑलवेज ऑब्जर्व कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड। कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड का मतलब टॉपिक ऑफ द कंपाउंड। टॉपिक का मतलब एल्कोहल है कि ईथर है कि फिनॉल है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब जब हम कैटेगरी देखेंगे तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बनेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आ रहा है ये फर्स्ट वाला, व्हेन टॉपिक्स आर, टॉपिक्स मतलब कैटेगरी, टॉपिक्स आर डिफरेंट। जब टॉपिक डिफरेंट रहेगा ना तब हमें क्या करना होगा, इंस्ट्रक्शन है यूज रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। अब ये रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, जरा इस ऑर्डर को देखना। हमने ये ऑर्डर लिखा, ठीक। एसिडिक स्ट्रेंथ में देखिए ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर pKa वैल्यूज हैं, इनको थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो ये हमें याद ही रखने पड़ेंगे। क्लियर है बात। अच्छा लिखा क्या है, एक बार ऑब्जर्वेशन बनाएं तो देखो सबसे पहले जो एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा हुआ है वो सबसे पहले लिखा है सल्फोनिक एसिड का, फिर लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर लिखा हुआ है कार्बोनिक एसिड, फिर लिखा हुआ है कौन, C6H5OH, मतलब फिनॉल्स। एक फिनॉल नहीं, पूरा कैटेगरी है। अच्छा एक बात और, मैं इसमें थोड़ा और ऐड करूं तो फिनॉल के ऊपर हम लिख देते हैं SCN। अब पहला डाउट कि मैंने SCN को ऑर्डर के बीच में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम SCN और फिनॉल्स को हमेशा कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फिनॉल्स SCN से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, कुछ फिनॉल्स SCN से कम एसिडिक होते हैं। इसलिए ऐसा लिखने से फ़ायदा ये है कि मैं SCN को बाकी सबसे कंपेयर कर सकता हूँ ना, एक बात।
दूसरी बात ये है, यहाँ पर या जो लिखा हुआ है वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, लेकिन एक्सेप्शनली यदि मैं कंपेयर करूं CH3OH और H2O को, तो यदि मैं इनको कंपेयर करूंगा तो एक्सेप्शनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर pKa वैल्यूज CH3OH इज मोर एसिडिक देन वाटर। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक्सेप्शन है। फिर एल्कोहल के बाद लिखा हुआ है टर्मिनल एल्काइंस, उसके बाद लिखा हुआ है अमोनिया, अमोनिया के बाद लिखा हुआ है RH। हमें ऐसे यूज करना पड़ेगा। ठीक, देखो इनको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन पे हम कब तक जाएंगे, हमें याद ही रखना पड़ेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर होता है। अब जरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे आए तो क्या ये हमेशा ट्रू है? नहीं। जैसे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ढूंढो, कहाँ है? कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 2 पे लिखा है, और फिनॉल्स कहाँ पे लिखा हुआ है? नंबर 4 पे। अब यदि मैं बात करूं तो इनमें एक्सेप्शनल पॉइंट देखना, इनमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में जरा ये दो एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल में दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, दिस इज पिक्रिक एसिड। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऐसा फिनॉल है तो भी देखो फिनॉल, OH इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग। ये ऐसा फिनॉल है विच इज थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा एसिडिक देन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो मैं एग्जैक्ट वैल्यूज पे नहीं जाना चाहता। एग्जैक्ट वैल्यू यदि मैं बोलूँ तो pKa वैल्यू इसका होता है 0.4, कितना? 0.4। और एसिड का pKa का वैल्यू होता है 4 to 5 की रेंज में, और स्ट्रॉन्ग एसिड का pKa होता है कम। तो पिक्रिक एसिड का है कितना? 0.4, और एसिड का 4-5। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है कि डबल या ट्रिपल का डिफरेंस नहीं है। 0.4 बहुत कम होता है 4 और 5 से, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड, फिर यहाँ पर आओ, सेकेंड एक्सेप्शनल पॉइंट ये है। देखो हमने आज स्टार्टिंग में वीडियो में बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन कंपाउंड इज अनस्टेबल। यदि मैं इन दोनों में अनस्टेबल पूछूंगा तो तुम अपने आप बोलोगे, कॉमन सेंस बोलता है न्यूट्रल कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड, तो NH4+ ज़्यादा अनस्टेबल होगा। लेकिन देखो एसिडिक स्ट्रेंथ RCOH का ये एग्जैक्ट वैल्यू बेस्ड है, ध्यान रखना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का pKa होता है 4-5 की रेंज में, केवल फॉर्मिक एसिड है जिसका 3.95 होता है। NH4+ का जब हम pKa देखते हैं तो ये आता है 9। ठीक, तो ये दोनों हमें याद रखना पड़ेगा और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो जब टॉपिक कैसा रहेगा, टॉपिक यदि डिफरेंट रहेगा तो हमें रूल नहीं लगाना है, इफेक्ट्स नहीं लगाने, हमें रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो फिर मेथड के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, और लास्ट पॉइंट बोलता है क्या कि व्हेन टॉपिक्स आर सेम, व्हेन टॉपिक्स आर सेम, जब टॉपिक्स सेम रहेंगे तब यहाँ पर हम जो इफेक्ट्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, हमें वो लगाने पड़ते हैं। इफेक्ट्स का मतलब रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट लगाते हैं। और ये इफेक्ट लगाकर हम पता क्या करते हैं? इफेक्ट्स लगाकर हम पता करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो पहले ही बात कर चुके हैं, इफेक्ट्स वाला वीडियो तुम फिर से देख सकते हो। प्लस इफेक्ट मतलब ERG, हमने ओवरऑल इफेक्ट निकालना भी सीखा था। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा ERG यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा ERG। और EWG ऑलवेज व्हाट? इंक्रीजेज। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो देखो सबसे बड़ा डाउट होता है कि इतना सारा थ्योरी पढ़ने के बाद कौन सा थ्योरी हम कब लगाएं। तो आज हमें जो मेथड बताना था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। हमें बताना था कि सबसे पहले हमें एटम देखना है, और यदि एटम डिफरेंट रहेगा तो हम पीरियोडिक टेबल लगाएंगे, हम इफेक्ट्स नहीं लगाएंगे, हम आई इफेक्ट M इफेक्ट नहीं लगाएंगे, आंसर नहीं आ सकता। फिर यदि एटम सेम आएगा तो हम क्या देखा करेंगे? हम टॉपिक देखा करेंगे। यदि टॉपिक डिफरेंट रहेगा तो हम इफेक्ट्स नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट जो याद किया हुआ ऑर्डर रहेगा हम डायरेक्ट यूज करेंगे रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, यदि टॉपिक सेम आया तब हम इफेक्ट्स लगाते हैं, और उसमें हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है कि विड्रॉइंग ग्रुप है, और उसके आंसर हम बना सकते हैं। ठीक, तो ये पार्ट 1 है जिसमें हमने थ्योरी कवर किया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम केवल एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये जो हमने बनाया है मेथड उसको हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस कैसे इनको यूज़ करते हैं, कैसे वेरिएशंस आते हैं, हम सब बताने वाले हैं। थैंक यू।